नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज करने वाले हैं पॉलिटी की एक और क्लास। पॉलिटी की तो लगभग सभी क्लासेस हो चुकी थी, पर किंतु क्या था कि कुछ छोटे मोटे टॉपिक अभी शेष रह गए थे, जिससे कि भारत में संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित एक टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित, और इसके साथ ही एक जो 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय थे। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक छूटे हुए थे, तो उन्हें हमने आज पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक छूटा रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो टॉपिक को भी हम पूरा करवा देंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो पहला प्रश्न है कि मूल संविधान, जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 और अनुसूची जोड़ी जाती हैं और इस तरह से मिलाकर कुल 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं, जो कि वर्तमान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के नए राज्य के गठन का प्रावधान, भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है किस अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो वो है अनुसूची प्रथम अनुसूची के अंतर्गत नए राज्यों के गठन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 जब किया जाता है, उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो विभिन्न राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष उपबंध हैं, उनका वर्णन है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट अब आते हैं कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची जो है उसमें क्या है कि केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया है, जिसमें क्या है सरकारों को कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो जो 10वीं अनुसूची है उसको क्या है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा जाता है, और जिसमें फिर क्या है 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संशोधन भी किया जाता है, और इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 8वीं अनुसूची जिसमें क्या है भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो उसमें अंग्रेजी भाषा को क्या है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। कुल उसमें से 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, पूरे विवरण दिया गया है अनुसूचियों का, तो देख लेते हैं एक तरफ से पहली अनुसूची दूसरी अनुसूची में। तो फर्स्ट अनुसूची जो आती है जिसमें क्या है राज्य एवं केंद्र राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उनके नाम और सीमाओं से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में किए गए हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों। तो इसमें क्या है मूल रूप से दूसरी जो अनुसूची है इसमें वेतन भत्तों से संबंधित जो प्रावधान हैं वो सम्मिलित किए गए हैं।
नेक्स्ट है कि तीसरी अनुसूची के अंतर्गत संघ राज्य के मंत्री, इसमें मुख्य रूप से जो भी संसद के हों या कि विधानमंडल के सदस्य हों या मंत्री हों या न्यायाधीश हों, उनके द्वारा शपथ या प्रतिज्ञानों का जो प्रारूप होगा उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट आता है चौथी अनुसूची में जो प्रावधान है वो है राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन से संबंधित प्रावधान है वो चौथी अनुसूची में आते हैं। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान पांचवी अनुसूची में हैं। छठी अनुसूची में क्या है, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रबंध छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें क्या है, विषयों विधायी शक्तियों का जो बंटवारा है वो किया गया है सातवीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में संविधान में कुल मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिनकी सूची आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। नवीं अनुसूची जो कि नई अनुसूची जोड़ी जाती है 1951 में, तो इसमें क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि न्यायिक पुनर्वलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। दसवीं अनुसूची जो है वो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध का प्रावधान किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत व की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का निर्धारण किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित शक्तियां, उत्तरदायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है। अब 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है, जबकि जो ये है 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट आता है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा जाता है। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अनुसूची संबंधित जो टॉपिक था उसको पूरा हो चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसमें क्या है 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषयों के बारे में प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामलों भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो समवर्ती सूची के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं, एक तो है जनसंख्या नियंत्रण। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, उन्हें समवर्ती सूची कहा जाता है, जिनमें दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के बारे में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। आपराधिक मामलों में भारतीय संविधान केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो आपराधिक मामले और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित जो मामले होंगे वो समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा की सूची का विषय है, तो शिक्षा भी क्या है, शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो समवर्ती सूची में होंगे। इसमें भी क्या है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो शिक्षा क्या था, पहले राज्य सूची का विषय था, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किया जाता है, जिसके द्वारा 1976 में इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है, तो भूमि सुधार का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस कहाँ का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा विषय राज्य सूची में है, कौन सा विषय केंद्र की सूची में है।
तो इन सबको हम आज याद कर लेते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन क्या है? केंद्र और राज्य दोनों करेंगे तब जाकर क्या होगा, देश का विकास हो पाएगा। नेक्स्ट है कृषि की भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो कृषि जो एग्रीकल्चर है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि से संबंधित जो भी कानूनों का निर्माण होगा वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज भी क्या है? राज्य सूची का विषय है। पंचायतों से संबंधित जो भी कानून होंगे वो राज्य सरकार के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। तो दंड प्रक्रिया भी किस में आती है? समवर्ती सूची के हिस्सा है। नेक्स्ट है कि विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है? विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसमें? समवर्ती सूची का हिस्सा है। यहाँ पूरे विषयों की एक लिस्ट दी गई है, उसके जरिए हम याद करते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली है संघ सूची। संघ सूची का मतलब जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कानून का निर्माण होगा। यूनियन लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या है? प्रमुख है प्रतिरक्षा, रक्षा से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। विदेश मामले केंद्र सरकार का विषय है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान केंद्र सरकार संघ सूची का विषय है। संचार, डाक व तार जो है वो संघ सूची का विषय है। निगम कर और सेवा कर भी क्या है? ये भी संघ सूची का विषय है। युद्ध एवं शांति का विषय भी संघ सूची का है। सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क व निर्यात शुल्क भी संघ सूची का विषय है। बीमा से संबंधित जो भी मामले होंगे वो भी संघ सूची विषय में के अंतर्गत कानून निर्मित किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रत्यर्पण जो है वो भी संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार भी संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार जो भी होंगे वो भी क्या है? संघ सूची का विषय है। रेलवे ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो रेलवे भी संघ सूची से संबंधित विषय है। मुद्रा और रिजर्व बैंक भी ये संघ सूची से संबंधित विषय है। समुद्री व हवाई मार्ग भी संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है विदेशी ऋण और विदेशी व्यापार, फिर है लॉटरी, आयकर। कृषि में क्या होता है? आयकर का प्रावधान नहीं है। कृषि के अलावा भी जितने भी आयकर होंगे वो सभी संघ सूची के विषय में शामिल किए जाएंगे। जनगणना कराना भी किसका? केंद्र सरकार का काम है, तो ये भी संघ सूची का विषय है। डाकघर और बचत बैंक भी संघ सूची से संबंधित विषय है। अंतिम है स्टॉक एक्सचेंज भी संघ सूची के अंतर्गत विषय है। संघ सूची में क्या है? कुल टोटल 100 विषय हैं, जिनमें प्रमुख हमने पॉइंट्स को देख लिए हैं कि इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट आती है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आ जाता है लोक व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेवारी किसकी है? राज्य सरकार की है, तो यह भी राज्य सूची का विषय है। पुलिस, रेल की पुलिस हो या ग्रामीण पुलिस हो, दोनों ही क्या हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं। कारागार, नेक्स्ट है भूमि, नेक्स्ट और है स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, इनसे संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो भी राज्य सूची के विषय हैं। प्रादेशिक लोक सेवा भी राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य, जहाँ भी लोक शब्द आ जाए, लोक शब्द मतलब राज्य सूची का विषय है। बाजार एवं मेले भी राज्य सूची से संबंधित विषय है। सट्टा और जुआ जो है, बेटिंग और गैम्बलिंग जो है, ये भी किस में आते हैं? राज्य सूची के विषय हैं। कृषि के बारे में तो पहले बता चुके हैं। कृषि भूमि और संपदा शुल्क जो भी होगा क्या होगा? ये राज्य सूची से संबंधित विषय है। फिर नेक्स्ट है पशुपालन और सिंचाई। कृषि आय पर कर लगाना, कृषि आय पर कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, ये सभी किससे हैं? राज्य सूची से संबंधित विषय हैं। नेक्स्ट और है विद्युत पर कर लगाना किसका काम है? ये राज्य सरकार का काम है। पथ कर, टोल टैक्स कौन लगाता है? तो ये भी राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति कर
कंपटीशन टैक्स जो है, प्रति व्यक्ति कर, ये भी किसके, राज्य सरकार के द्वारा ही लगता है। विलासिता वस्तुओं पर कर, विलासिता वस्तुओं पर जैसे कि टैक्स, शराब वगैरह पर जो टैक्स की रेट होती है वो किस पर लगाई जाती है, वो भी राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। तो ये सभी कितने राज्य सरकार के विषय हो जाते हैं। अगली सूची आ जाती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून निर्माण करते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कानून का निर्माण किया है तो उसमें से संघ सरकार के जो द्वारा कानून बनाया जाएगा वो प्रभावी होगा। नेक्स्ट आता है संघ सूची के अंतर्गत क्या कौन कौन से विषय हैं, तो दंड विधि या प्रक्रिया विधि से संबंधित जो प्रावधान होंगे वो समवर्ती सूची में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक और सामाजिक योजनाएं केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद और कारखाने मजदूर संघ, कारखाने और मजदूर संघ। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित प्रावधान, न्याय और प्रशासन से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो भी किस में आएंगे, समवर्ती सूची में आएंगे। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण किससे संबंधित है, तो ये भी समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। विद्युत, विद्युत से भी क्या है, ये भी एक समवर्ती सूची का विषय है। बाट एवं माप तौल से संबंधित जो भी प्रावधान बनाए जाएंगे वो किसमें है, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव एवं जंतुओं का संरक्षण, वन्य जीव और जंतुओं का संरक्षण जो है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र पुस्तकें, समाचार पत्र पुस्तकें मुद्रणालय, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वित्त चिकित्सा वित्तियाँ, कीमत नियंत्रण, ये सभी किसके हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। जन्म मरण का पंजीकरण जो होता है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण, विधि वित्त चिकित्सा वित्तियाँ, उत्तराधिकार, औद्योगिक विवाद, ये सब किससे हैं, ये सभी जो प्रावधान हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिए कि वर्तमान में जो संघ सूची के अंतर्गत हैं वो 100 विषय शामिल किए गए हैं, जबकि राज्य सूची में कितने हैं, 61, और वहीं समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। तो संघ सबसे बड़ा है तो संघ में है 100, और राज्य छोटा है तो राज्य में आते हैं 61, और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय को शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है अगला टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे संबंधित प्रश्नों को आज देख लेते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्र का उल्लेख मिलता है वो मिलता है इंडिया, दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका व कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व जो होता है वो होता ही एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य मुख्य बिंदु कौन सा है, तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर बिंदु जो है वो है न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो भारत का संविधान जो है वो परिसंघीय है, यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का जो वितरण है इससे भारत का संविधान परिसंघीय है, निर्धारित हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मूल्य क्या हैं, तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख मूल्य हैं उनके अंतर्गत स्वतंत्रता हो गई, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक। तो ये प्रमुख मूल्य हो जाते हैं कितने, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये सभी क्या हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख मूल्य हैं।
नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान के अंतर्गत 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां निहित थी। नेक्स्ट आता है कि सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना होता है? तो नेशनल एंथम जो गायन का मानक समय निर्धारित है वो है 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जटिलता के कारण क्या है? इसे वकीलों के लिए स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट बातें हैं कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के बेहद होने का क्या कारण था? तो भारतीय संविधान के बेहद होने का जो कारण है वो है संघ तथा राज्यों की एकल संविधान। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान जो है भारतीय संविधान में बेहद होने का एक कारण है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला का क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है? ते है आइवर जोनिंग्स का कथन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसका कथन है? तो भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह कथन है केसी व्हीलर का कथन है कि भारत एक क्या है? अर्धसंघात्मक राज्य है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो है जनता यहाँ की। नेक्स्ट है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है BR अम्बेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। तो अम्बेडकर के दो प्रमुख कथन है। एक तो है कि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो यदि उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति बुरे हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। दूसरा इनका स्टेटमेंट एक है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये भी किसका कथन है? अम्बेडकर का है। नेक्स्ट आता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन के द्वारा क्या है कहा गया कि भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए क्या है स्थगित करने की बात कही थी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज के में कितने कुल चक्र हैं? तो भारत के जो राष्ट्रीय चक्र में
चक्र में जो है उनकी तीलियों की संख्या है वो है 24। तो इस तरह से आज का ये पॉलिटी के टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो आप सभी को आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे और नए टॉपिक पर